नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुकरेती आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहूंगा और आता रहा हूं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन, और इसके बारे में हम ढंग से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले तो डेफिनेशन के हिसाब से देखिए आप, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। द नाउन रिप्लेस बाय प्रोनाउन इज नोन एज इट्स एंटीसीडेंट। जो प्रोनाउन जो होगा वो जिस नाउन को रिप्लेस करेगा वो नाउन उसका एंटीसीडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई सारे सेंटेंस है, राम गोज टू स्कूल, राम इज ए गुड बॉय, राम ओबेज हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखिए नाउन है, यहाँ पे बार बार राम यूज रखा है। राम एक नाउन है, लेकिन बार बार मैं इसको यूज करूंगा तो ये अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, तो यहाँ पे मैं राम की जगह पे ही लगा दूंगा। राम इज ए गुड बॉय एंड ही ओबेज हिज पेरेंट, ही डेली गोज टू स्कूल। तो इस तरह से जो ही है, ही ने राम को रिप्लेस किया, तो राम जो है ही का एंटीसीडेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंस हैं, तो आपको बताया जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये वीडियो में आगे बताया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे यूज करते हैं। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका यूज जो है कई लोग गलत करते हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये पर्सन्स और थिंग के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में देखिए फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन दोस्तों वो होता है जो बात करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अब मैं सिंगुलर भी हो सकता हूं और प्लूरल भी हो सकता हूं। तो देखिए, मैं आई हूं, और अगर मैं मेरे साथ कोई और है तो हम है। तो ये देखिए आप, ये फर्स्ट पर्सन जो है, मैं वैसे हिंदी में लिख रहा हूं लेकिन कहीं पे मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो जितना लिख सकूं देखिए आप। तो यहां पे प्लूरल में हम हो जाता है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। और ये नॉमिनेटिव केस है, मतलब जब प्रोनाउन को मैं सेंटेंस के शुरुआत में यूज करूंगा एज ए सब्जेक्ट, तो ये एक नॉमिनेटिव केस होगा। और मैं सेंटेंस जो है आई और वी से स्टार्ट कर सकता हूं। जैसे आई एम ए गुड बॉय, वी आर गुड पर्सन, तो इस तरह से यूज होगा। देखिए सेकंड पर्सन देखेंगे अब हम, ये सेकंड पर्सन यू होता है। सिंगुलर में भी यू ही होता है और प्लूरल में भी यू होता है। कहने का मतलब है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सिंगल पर्सन भी हो सकते हो और आप 50 लोग भी हो सकते हो। तो सेकंड पर्सन जो होगा यू होगा, जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है। अब चलिए देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखिए यहाँ पे, जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ही, शी, इट और दे, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। जब दो लोग बात कर रहे होंगे तो तीसरा कोई सब्जेक्ट भी होगा उनका जिसके बारे में बात करेंगे हो, तो ही, सी, इट और दे हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज हम इसमें प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट है इट। कहने का मतलब है प्रोनाउन जो है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है। तो जो इट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और ऐसे बच्चों के लिए भी आ सकता है जिसका हमें जेंडर पता नहीं है। ऐसे एनिमल के लिए भी आ सकता है जिसका हमें जेंडर पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ही, सीट जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है और दे जो है प्लूरल के लिए यूज होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब आगे देखते हैं। नॉमिनेटिव केस वो होता है जब हम प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब देखिए पजेसिव केस क्या होता है। देखिए पजेसिव केस जो होता है वो प्रोनाउन जो ये बताता है कि चीज किसकी है। पजेसिव केस वो होता है, ये बताता है कि चीज किसकी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अधिकार बताने वाला प्रोनाउन। देखिए, जितना हिंदी पे लिख पाऊंगा उतना ही लिख पाऊंगा। तो अधिकार बताने वाला प्रोनाउन जो ये बताता है कि चीज किसकी है। तो इसमें आप देखिए, आई का जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन, और ये लास्ट में लगता है, नाउन इससे पहले लग जाता है। तो एग्जाम्पल होगा इसका, दिस बुक इज माइन। देखिए आप, जैसे हम बोलेंगे ये लास्ट में हम लगा सकते हैं इसे, ये नाउन की बात लगता है हमेशा। तो पॉसेसिव प्रोनाउन देखेंगे हम इसमें। देखिए आई का जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा, ठीक है। वी का पॉसेसिव प्रोनाउन होगा ये अर्स होगा, और यू का पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा योर्स होगा।
अगर सिंगुलर है तो भी योर्स होगा, प्लूरल है तो भी योर्स होगा। थर्ड पर्सन में इसमें देखिए ही का पॉसेसिव प्रोनाउन हिज होगा, सी का पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स होगा, इट का पॉसेसिव प्रोनाउन इट्स होगा और दे का पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स होगा। ये अधिकार बताते हैं कि चीज किसकी है। अब इसमें सेंटेंस तो नहीं लिख रखे मैंने, लेकिन देख लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे एक सेंटेंस हो गया दिस बुक इज माइन, तो ये सेंटेंस जो है ये बता रहा है कि बुक किसकी है। तो ये माइन जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये लास्ट में लग रखा है। कहने का मतलब है पॉसेसिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके बाद नाउन नहीं लगता। जैसे अगर कोई कहे कि दिस इज माइन बुक, ये गलत होगा, ठीक है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन ये है। दैट हाउस इज आर्स, दैट हाउस इज आर्स, तो ये भी है पॉसेसिव प्रोनाउन है, दैट हाउस इज आर्स। तो इनके बाद मोस्टली देख रहे होंगे आप, ये देखिए आर्स जो है पॉसेसिव प्रोनाउन ये बता रहा है कि ये हाउस हमारा है। तो ये देखिए और दैट फोन इज योर्स, तो देखिए लास्ट में लगता है, इनके बाद नाउन नहीं लगता कभी भी, ठीक है। और देखिए ये जो है ही का जो पॉसेसिव प्रोनाउन है हिज है। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस फोन इज हिज, इसमें कोई ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप दिस इज हिज बुक बोलेंगे तो वहां पे हिज जो है डिटर्मिनर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके पीछे नाउन लगाएंगे तो नाउन से पहले जो लगता है वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कहलाता है। जैसे हम बोले दिस इज हिज बुक, तो हिज यहां पे डिटर्मिनर है। और देखिए अगर हम ये जो है प्रोनाउंस है, दिस हाउस इज हर्स, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है और हम ये प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर हम ये बोले दिस इज हर हाउस, तो ये एक डिटर्मिनर होगा या एक एडजेक्टिव होगा। दोस्तों नाउन के आगे हमेशा एडजेक्टिव लगते हैं, तो ये एक प्रोनाउन नहीं है, ये एक डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चाहे आप कोई भी तैयारी कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं। अब देखिए एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस में देखिए, एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जब प्रोनाउन जो है सेंटेंस के वर्ब के बाद लगे या लास्ट में लगे तो उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए ये तो सब्जेक्टिव केस था। जैसे मैं बोलूं आई कॉल यू, तो देखिए यू जो है एक्यूजेटिव केस है। पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आई का एक्यूजेटिव केस मी होता है, मतलब कहने का मतलब है अगर मैं बोलूंगा आप मुझे बुलाते हो तो मैं ये बोलूंगा यू कॉल मी, मैं यू कॉल आई नहीं बोलूंगा। तो जब हम आई को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो वो केस एक्यूजेटिव केस कहलाता है। और ये वर्ब के बाद लगते हैं या प्रीपोजिशन के बाद लगते हैं, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे ही कॉल्स अस, तो यहां पे देखिए कॉल्स जो है वर्ब है और ये वर्ब के बाद जो लग रहा है ये जो है ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये एक्शन रिसीव करता है कि उसने किसको बुलाया, हमें बुलाया। तो ये जवाब दे रहा है कि किसको बुलाया, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको क्लियर कर दूं जो सेंटेंस में क्या और किसे जो एक्शन रिसीव हो रहा है उसका आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही कॉल्स यू, किसको कॉल किया उसने, यू को, तो यू आंसर दे रहा है कि किसको कॉल किया, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या किसको का आंसर देता है कि किसको एक्शन किया गया जहां उस लड़की के लिए, तो इसके लिए हर आएगा। तो आई राइट ए लेटर टू हर, तो किसके लिए पत्र लिख रहा हूं मैं, हर। तो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये आंसर देता है कि किसके लिए काम करा जा रहा है या किसके लिए कौन जो है रिसीवर एक्शन का। आई कॉल देम, मैं किनको बुलाता हूं, उनको बुलाता हूं, उनको। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है, इसका मतलब है उनको। मैं किसको बुलाता हूं, उनको। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है जो वर्ब के बाद लगता है और ये एक्शन का रिसीवर होता है। कोई वर्ब है तो वो उसका रिसीवर होता है। तो चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जानने से पहले ये जाना होगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। जो भी आप एक्शन करते हैं वो आपके ऊपर ही प्रभाव डालता है। शीशे में आप क्या देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं ना, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। शीशे में आप क्या देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। किसकी देखते हैं, खुद की। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका हिंदी में मीनिंग होता है खुद को या खुद के लिए, खुद के स्वयं के लिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में ये मतलब होता है खुद के लिए या स्वयं के लिए। तो
तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जो आपके जो एक्शन होते हैं वो आप ही के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो खुद आप होंगे, जो रिसीवर ऑफ एक्शन होगा वो खुद आप होंगे। तो सपोज मैं कहूं कि मैं राम को बुलाता हूं, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो राम है, ठीक है, आई कॉल राम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं खुद को बुलाता हूं तो मेरे को बोलना पड़ेगा, तो जब ऑब्जेक्ट की जगह मैं बोलूंगा आई कॉल माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहां पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं और ये एक्शन रिसीव करते हैं। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं। देखिए आई सी जो है, आई सिंगुलर होता है, आई का मतलब आई सिंगुलर होता है तो उसका आई से बनता है माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद। देखिए इसमें अवर सेल्फ जो है, ये आई और माई जो है फर्स्ट पर्सन है तो प्लूरल में अवर सेल्फ हो जाएगा। वी का अवर सेल्फ्स, जो प्लूरल होगा उसमें सेल्फ्स लगेगा, जो सिंगुलर होगा उसमें सेल्फ लगेगा। अब देखिए सेकंड पर्सन में देखिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, जो तुम हो वो तुम एक व्यक्ति भी हो सकते हो और तुम 50 व्यक्ति भी हो सकते हो। तो सिंगुलर के लिए भी योर सेल्फ, सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, और जो प्लूरल है यू तो उसके लिए योर सेल्फ। तो ये सेकंड पर्सन के लिए था। और थर्ड पर्सन में देखिए ही से बनता है हिमसेल्फ और शी से बनता है हर सेल्फ और इट से बनता है इट सेल्फ। ये तीनों ही थर्ड पर्सन है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। तो सेल्फ सिंगुलर है तो सेल्फ लग रखा है, लेकिन दे से बनता है देम सेल्स, तो ये दे जो है प्लूरल है तो इसमें सेल्फ्स लग गया। अब आगे देखते हैं इनका यूज। देखिए उससे पहले और अब देखते हैं कि इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन जो है फॉर्म में तो सेम रहते हैं, लिखे ऐसे ही जाते हैं, लेकिन इनका यूज अलग तरीके से होता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ये देखिए आई ब्लेम माई सेल्फ, मैंने किसको ब्लेम किया? माई सेल्फ। ये देखिए यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? वो भी आई है और ऑब्जेक्ट क्या है? वो भी आई है। मतलब जो रिसीवर है एक्शन का वो खुद मैं हूं, स्वयं। मैंने किसको ब्लेम किया? स्वयं को ब्लेम किया। या मैंने किसको ब्लेम किया? खुद को ब्लेम किया। तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक्शन जो है मेरे ही ऊपर आ रहा है, मेरे द्वारा किया गया एक्शन मेरे ऊपर आ रहा है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब खुद के लिए किया गया एक्शन या खुद के लिए कोई किया गया कार्य। दूसरा देखिए आई माई सेल्फ वॉज देयर, तो ये देखिए माई सेल्फ तो लगा है लेकिन ये दूसरी तरीके से यूज हो रखा है। ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये जोर दे रहा है, ये इंफेसिस दे रहा है सब्जेक्ट पे। किस पे? आई पे इंफेसिस दे रहा है। किस पे जोर दे रहा है? सब्जेक्ट पे। आई पे इंफेसिस दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं खुद वहां था। कौन था वहां? मैं खुद था। तो यहां पे ये किसी बात पे जोर दे रहा है और किस पे जोर दे रहा है? नाउन पे जोर दे रहा है। तो ये एक इंफेटिक प्रोनाउन है। जाहिर सी बात है जब मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं तो मैं खुद ही तो रहूंगा। सपोज एक और एग्जांपल देखिए, आई माई सेल्फ वॉज टीचिंग यू, तो मैं तुम्हें खुद पढ़ा रहा था। जाहिर सी बात है खुद ही पढ़ा रहा हूँ। जब मैं खुद वहां पे खड़ा था तो मेरी जगह कोई भूत तो वहां पे आएगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन वहां पे जो मैं आई माई सेल्फ यूज कर रहा हूं तो वो मैं जोर देने के लिए यूज करता हूं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्व्स, हम किससे बात करते हैं? खुद से। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट कौन है? हम खुद। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट भी हम खुद ही हैं। तो जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हम किससे बात करते हैं? खुद से। तो यहां पे देखिए आवर सेल्व्स जो है ये हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, खुद के लिए बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं। तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमारा एक्शन जो है हम खुद ही रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, ये डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट के बाद आता है। वी आवर सेल्व्स सर्व द गेस्ट, हमने किसको? यार ये दोबारा बना दूंगा। फोर्थ एग्जांपल देखिए, वी आवर सेल्व्स सर्व द गेस्ट। ये देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। हमें कैसे पता लगेगा? एक तो ये नाउन के ठीक बाद जो है एम्फेसिस दे रहा है, नाउन पे एम्फेसिस दे रहा है, जोर दे रहा है कि हमने खुद जो है गेस्ट को सर्व किया था। हम देखिए ये जो प्रोनाउन होते हैं एम्फेटिक, मोस्टली जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं नाउन के बाद लगते हैं और नाउन पे एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं कि ये काम हमने खुद किया है। तो देखिए एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर पता लग गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी नाउन को किसी ग्रुप ऑफ वर्ड से कनेक्ट करते हैं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। देखिए डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा तो अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन ये है हु, विच, दैट, होम, हुज।
तो देखिए अभी एक करके क्लियर करता हूँ एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज ए गर्ल, द गर्ल स्टोल माय वॉच। देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन का ये काम होता है कि वो सेंटेंस को कनेक्ट भी करता है और अपने आगे आने वाले नाउन के बारे में बताता है जो कि उसका एंटीसीडेंट होता है। देखिए अब दिस इज ए गर्ल हु स्टोल माय वॉच, तो यहां पे देखिए हु का जो मतलब होता है या तो जो होता है या जो की होता है या जिसने या जिन्होंने। तो ये जो हु होता है ये सिंगुलर और प्लूरल व्यक्तियों के साथ यूज होता है। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केस में होगा। अगर यहाँ पे गर्ल की जगह गर्ल्स भी होती तो भी हुई आता, और इस तरह से इसका यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है, और ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको इसने कनेक्ट कर रखा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि अपने आगे वाले नाउन को कनेक्ट करता है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से जो कि उसके बारे में, उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, ये गर्ल जो है दिस इज कॉल्ड नाउन एंड हु इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, तरुण met a man, his son was a doctor। अब यहाँ पे देखिए तरुण met a man whose son was a doctor। तरुण एक आदमी से मिला जिसका लड़का जो है डॉक्टर था। तो ये जो whose है इसका मतलब ये जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है सेंटेंस के बीच में, इसका मतलब होता है जिसका, जिनका या जिनका। देखिए इसने कनेक्ट किया है दो सेंटेंस। यहाँ पे जो ये नाउन है, ये मैन जो है ये नाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है। तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है और अपने आगे आने वाले नाउन के बारे में बताता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द प्लेयर वी सॉ ऑन टीवी। सेकंड सेंटेंस देखिए ही वाज अखिल। यहाँ पे देखिए हुम ने इसको जोड़ दिया, द प्लेयर हुम वी सॉ ऑन टीवी वाज अखिल। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हुम है यूज होता है और इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर्सन के साथ यूज होता है। यहाँ पे अगर प्लेयर्स होता तो भी हुम होता और यहाँ पे प्लेयर है तो भी हुम है। तो इसका मतलब है जिस प्लेयर को हमने टीवी पे देखा था वो अखिल था। तो देखिए जिसको या जिनको या जिसे, सिंगुलर प्लूरल में दोनों में हुम यूज होगा। और ये जो हुम है ये व्यक्तियों के साथ यूज होगा और हु भी व्यक्तियों के साथ यूज होगा। अब थर्ड वाला देखिए, द डोर वॉज ब्राइट, द डोर वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे देखिए विच से जुड़ा हुआ है और ये जो आगे नाउन है इसके, ये उसको ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से कनेक्ट कर रहा है जो कि उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसका मतलब विच जो है जिसे, जिनको या जिसको। विच जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की चीजों के साथ यूज होता है और ये पर्सन्स के लिए यूज नहीं होता, ये सिंगुलर और प्लूरल थिंग्स के लिए यूज हो सकता है, एनिमल्स के साथ यूज होता है विच। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब भी जो या जिसे या जिनको या जिसको होता है। अब फिफ्थ सेंटेंस देखिए, हैव यू फाउंड द बुक। ये एक अलग सेंटेंस है, द बुक वॉज मिसिंग। आप अब ये देखिए कनेक्ट हुआ है, हैव यू फाउंड द बुक दैट वॉज मिसिंग। ये दैट जो है ये सिंगुलर और प्लूरल। देखिए पहले सबसे पहले देखिए जो दैट है ये अपने आने वाले नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे ये लग रखा है, रिलेटिव क्लॉज लग रखा है दैट से जुड़ा हुआ, तो ये अपने आने वाले नाउन के बारे में बता रहा है। ये एंटीसीडेंट है इसका मतलब जो, जिसे या जिन्हें होता है और ये व्यक्तियों के साथ भी यूज होता है, व्यक्ति या वस्तु दोनों के साथ यूज है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं और आने वाले टाइम पे भी आपके लिए मैं एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर के आऊंगा और आपके सारे जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। देखिए मैंने जो बताया था आपको इससे पहले कि जो विच होता है वो थिंग्स के लिए यूज होता है। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उस लेक्चर में मैंने सारी प्रोनाउंस जो है एक तरफ से डिस्क्राइब कर रखे हैं। देखिए व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक, तो यहाँ पे देखिए वर्ड जो है इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देख लीजिए अब हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों मेरे को ये भी देखना होता है कि जब वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए तो इसे स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो वो होते हैं जो कि किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। देखिए इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में चार जो है प्रोनाउन हमारे, एक तो दिस है, दिस जो है
नियरेस्ट सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, जैसे दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। और जो उसमें दैट है, दैट इज यूज फॉर डिस्टेंट थिंग्स और पर्सन, जो दूर की चीजें हैं या दूर के व्यक्ति हैं उनके लिए दैट यूज होता है सिंगुलर जो होती हैं, जैसे कि दैट इज माई अंकल, दैट इज माई बुक, वो बुक मेरी है। तो वो दैट का मतलब हो गया वो, और दिस का मतलब हो गया यह। और देखिए ये सिंगुलर चीजों के लिए और व्यक्ति के लिए यूज होती है। यहां पे देखिए जो दैट है ये सिंगुलर, ये डिस्टेंट जो है थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए, और पर्सन इसके लिए यूज होता है। तो दैट जो है, दैट का मतलब वो या वह, और दिस का मतलब यह लिख रखा है मैंने। दूसरा देखिए दीज आर माई बॉटल्स, तो ये दीज जो है यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए रखा है कि ये सारी बॉटल्स मेरी हैं, ये मेरी बॉटल्स हैं। तो देखिए दीज जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये बता रहा है, इशारा कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब इशारा करने वाले प्रोनाउन, ये बता रहा है ये सारी जो चीजें हैं या वस्तुएं हैं ये मेरी हैं। तो दीज जो है पास की प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है, और दोज जो है ये दूर की प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है, जैसे दोज आर माई बॉटल्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉटल्स हैं ये हमारे बगल में नहीं है, ये दूर है हमसे, तो हम इनके लिए बोलेंगे वो बॉटल्स जो हैं वो मेरी हैं। ये डिस्टेंट के लिए यूज होता है प्लूरल, डिस्टेंट प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है दोज जो है। तो आप समझ गए होंगे कि दिस और दैट जो है सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, पास की और दूर की, और दीज और दोज जो है प्लूरल चीजों या व्यक्तियों के लिए यूज होता है, पास के और दूर के। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि किसी को जो कि किसी ग्रुप से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो बंटवारा करने वाले प्रोनाउन होते हैं। इनका मतलब होता है ये ग्रुप से किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या थिंग को सेपरेट करते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला तो देखिए एक तो ईच हो गया, जैसे एग्जांपल देखिए ईच ऑफ वाज गिवन ए गिफ्ट, तो इसका मतलब जो है ईच मतलब प्रत्येक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये ग्रुप में से बता रहा है अलग करके कि प्रत्येक को जो है गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए आइदर ऑफ दिस शर्ट कैन बी बॉट फॉर नितिन, तो आइदर जो होता है ये जो होता है दो में से एक के लिए यूज होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से एक के लिए। कहने का मतलब यह है वन ऑफ टू थिंग्स और पर्सन। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों शर्ट्स में से एक जो है खरीदी जा सकती है नितिन के लिए। तो ये दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए यूज होता है, आइदर दो में से एक के लिए, और नाइदर जो होता है या इसको नीदर भी कहते हैं, ये दो में से कोई नहीं के लिए यूज होता है। देखिए नीदर ऑफ बॉयज कुड डांस, कहने का मतलब है दो में से कोई भी जो लड़का है वो डांस नहीं करता। और एक और चीज का ध्यान रखना होता है, इसके बाद जो है वर्ब जो है सिंगुलर आती है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, दो की नहीं हो रही, दो में से एक की बात हो रही है। नीदर में भी ये दो में से एक की बात हो रही है। तो इसी तरह से हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। और एक और चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रोनाउन तो होते हैं ये, लेकिन अगर ये किसी नाउन के आगे लग गए तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। ये बहुत राज की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा जो टॉपिक है और मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जो अगर ये जो ईच है, अगर मैं इसको किसी नाउन से पहले लगा दूं ईच बॉय, तो ये एक एडजेक्टिव बन गया, ये प्रोनाउन नहीं रहा, तो ये ईच यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। कोई भी इनमें से जितने भी मैंने प्रोनाउन पढ़ाए हैं, अगर ये किसी नाउन से पहले लगते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले में ये नाउन से सेपरेट है, इस समय प्रोनाउन है। यहाँ पे भी देखिए ये नाउन से सेपरेट है, इस समय प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये ठीक इसके बाद लगेगा, अगर मैं ये बोलूं विच बैग इज योर्स, तो ये एक एडजेक्टिव है, विच बैग इज योर्स। तो ये अब यहाँ पे प्रोनाउन नहीं रहेगा, ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखेंगे हम। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं अनिश्चितकालीन सर्वनाम होते हैं, और इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई चीज होती है उसका क्लियर नंबर मेंशन नहीं होता, नहीं पता होता कि वो व्यक्ति कितनी मात्रा में है, ये भी नहीं पता होता कि वो व्यक्ति कितने हैं, या कोई वस्तु है तो वो कितनी मात्रा है, कितने नंबर में है, ये क्लियर नहीं होता, इसलिए इनको अनिश्चितकालीन सर्वनाम कहा जाता है। देखते हैं इनको कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए
वन, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, सम, एनीथिंग, एवरीवन, समथिंग, समबडी, समवन, नन, एनीवन, नो वन, ऑल, एवरीबडी, मैनी। देखिए ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसमें जो है नंबर क्लियर नहीं है कि कोई व्यक्ति है तो कितने नंबर्स में है, तो ये क्लियर नहीं है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, इसके मत कीजिएगा वीडियो बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे यूजेस बताऊंगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। शुरू में देख लीजिए सेंटेंस, वन शुड डू वंस बेस्ट। देखिए वन के साथ जो पॉजिटिव डिग्री आएगी, पहला सेंटेंस है, इसमें देखिए वन शुड डू वंस बेस्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वन देखते हैं तो देखते हैं, सोचते हैं कि एक व्यक्ति है तो इसके साथ हिज लगा देते हैं। वन के साथ वन का ही यूज होता है किसी भी कंडीशन में। अगर यहां पे ही होता तो इसके साथ हिज होता। दूसरा सेंटेंस देखिए नन ऑफ दिस शर्ट इज नाइस। जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, ये जो नन है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सिंगल चीज की बात हो रही है, सिंगल। देखिए आप यहाँ पे शर्ट है तो ये यहाँ पे कई बार लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे दी शर्ट देखते हैं, यहाँ पे आर लगा देते हैं, जबकि ये एक ही चीज की बात हो रही है, एक ही शर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्ब है सिंगुलर वर्ब। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन शुड डू वंस बेस्ट। देखिए जो वन होता है, कई बार लोग गलती करते हैं, वन के साथ जो है हिज लगा देते हैं, जबकि वन के साथ वन ही यूज किया जाता है। और दूसरा आप देखिए, अगर यहाँ पे ही होता तो ही शुड डू हिज बेस्ट, तब यहाँ पे हिज यूज होता। सेकंड सेंटेंस देखिए, ये भी नन जो है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब है नो वन। तो यहाँ पे देखिए नो वन ऑफ दिस शर्ट इज माइन। कई बार लोग क्या करते हैं, दिस शर्ट देखते हैं, इसके बाद आर लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे हमेशा इज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है, दो शर्टों में से एक शर्ट की बात हो रही है। थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, somebody has taken my pen। somebody is not clear, who is somebody। तो यहाँ पे देखिए ये भी दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। somebody भी यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर चीज की, सिंगुलर व्यक्ति की बात हो रही है। फोर्थ वाला सेंटेंस देखिए, एवरीवन इज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे देखिए एवरीवन इज अ सिंगुलर पर्सन, सो दिस इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, nobody is here, nobody is also singular person, so this is also followed by singular verb। अब सिक्स्थ वाला देखिए, all are having lunch together। all जो है बहुत सारे व्यक्ति के लिए यूज हो रखा है, प्लूरली यूज हो रखा है, तो यहाँ पे जो वर्ब जो है ये प्लूरल वर्ब आएगा, all are having lunch together। सेवंथ वाला सेंटेंस देखिए, everybody was angry। everybody is a singular person, so this is followed by singular verb। एट्थ वाला सेंटेंस देखिए, डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी। तो यहाँ पे एनीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे जो है ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये क्लियर नहीं कर रहा, या तुम मेरे से कौन सी चीज चाहते हो, तो कौन सी चीज में क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज हो। तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन थे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है इनका कैसे यूज होता है, और ये हर जगह आपके काम आएंगे, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, और आप अगर किसी जैसे अपने छोटे को पढ़ाएंगे तो वहां भी काम आएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वाली वीडियो लेक्चर में जाके क्लियर कर लें कि प्रोनाउंस और इनके कितने काइंड्स हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।